किया गया था उन सबको तोड़ा गया। एमसीडी ने तकरीबन रात 1 बजे जो है ये बड़ी यहाँ पर कार्रवाई की है। अब इन सब के बीच में यहाँ देखिए कि किस तरह से पत्थरबाजी चली, किस तरह से यहाँ पर जो है जितने पुलिसकर्मी थे उनको निशाना बनाया गया, एमसीडी के कर्मियों को निशाना बनाया गया। आज इसी खास मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच में पहुंचे हैं और जनता से हम बातचीत जो है यहाँ पर करेंगे कि आखिरकार क्या जहां पर किसी एक समुदाय विशेष का वर्चस्व रहता है, यानी कि सबसे ज्यादा लोग वहीं होते हैं, तो क्या कानून व्यवस्था का राज नहीं चलेगा? क्या वहां पर जो है कोर्ट का आदेश नहीं चलेगा? क्या वहां पर पुलिस को भागना पड़ेगा? क्या पुलिस चौकी को तोड़ देना चाहिए, ना कि अवैध निर्माण को तोड़ना चाहिए? ऐसे तमाम सवाल है। ये जो तुर्की गेट के पास में यहाँ हुआ वो अब ये सवालों को यहाँ पर उठा रहा है। और चलिए सबसे पहले यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करें। धीरे धीरे करके हमारे साथ जो है यहाँ पर जुड़ेंगे। जो तुर्क गेट के पास में हुआ, मस्जिद को और मस्जिद के आसपास जो इलाका है, जो उसमें जो खासतौर से अतिक्रमण किया गया था, उस एरिया को जो है तोड़ा गया है, ना कि मस्जिद को हाथ लगाया गया। क्या वो कार्रवाई गलत थी जिस तरह से पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर में हुई? ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया था। ये आदेश तो नहीं देना चाहिए कोर्ट को। क्यों? अगर अवैध निर्माण है तो क्या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कैसे? मान लीजिए अगर आपके घर में कोई अवैध तौर पर आकर के रहने लगे, वहाँ पर अलग से अपनी एक जगह बना ले, आप रहने देंगे? नहीं तो जब आप नहीं रहने देंगे तो देश कैसे रहने दे सकता है? ये तो गलत है। फिर भी कोर्ट आदेश दिया है तो फिर तो पालन मानना चाहिए ना। फिर तो पत्थरबाजी यहाँ पर क्यों की गई है? जो पत्थरबाजी हुई है, चलिए आप बताइएगा हमें। जो यहाँ पर आइए, आप वीडियो भी बना रहे हैं तो बताइए आप हमें, जो मस्जिद के पास का एरिया है, अगर वहाँ अवैध अतिक्रमण हुआ है तो क्या उसको तोड़ा नहीं जाना चाहिए था? तो फिर पत्थरबाजी क्यों कानून को यहाँ पर हाथ में लिया गया? मैम मुझे पता नहीं, मैं यहाँ का हूँ नहीं, मैं आया हूँ कहीं और से। चलिए, तो बाहर से आए हुए हैं, लेकिन हमारे साथ खास मेहमान जो है यहाँ पर जुड़ चुके हैं, उनसे जो है हम अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ आलोक वत्स जी है, बीजेपी के नेता है, वो जुड़ चुके हैं। मुन्ना हबीब जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता है। और वहीं हमारे साथ राहुल तालान जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। एक और खास मेहमान हमारे साथ कुछ देर के बाद जुड़ेंगे, जिनसे हम अपनी चर्चा को आगे और बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले मुन्ना हबीब खान जी, आप ये बताइए कि अगर कोर्ट ने आदेश दे दिया और अगर कानून वहां पर जाकर के कोई कार्रवाई कर रहा है, तो क्या आपको पत्थरबाजी करने का अधिकार मिल जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप माइनॉरिटी में आते हैं? नहीं, देखिए, कोर्ट ने अगर कोई आदेश दिया है तो उस आदेश का पालन होना चाहिए। इसे माइनॉरिटी का क्या लेना देना है? अगर कोर्ट का आदेश है तो सभी को मान्य होने चाहिए, माइनॉरिटी हो या किसी भी तरह से, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, किसी को भी ये समझना चाहिए कि कोर्ट का आदेश है, उस पर कोई किसी तरह की गतिविधि ना हो, कोई पत्थरबाजी ना हो। जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से कार्रवाई हुई है वो भी एक गलत माना जाएगा। क्या हुआ था? तरीके में क्या गलत दिखा आपको? सवाल ये है कि जिस तरीके से 22 दिसंबर को कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाता है कि जो भी है इसे बुलडोज किया जाए, लगातार 15 दिन के बाद आपको ये बात याद आई और रात में 1 बजे जब जिस तरीके से वहाँ पे नहीं, तो प्रॉपर अपनी व्यवस्था देखेगा ना, एमसीडी भी तो देखेगी, पुलिस भी सारी चीजें देखेंगे कि हमें कब कार्रवाई करनी है। कोर्ट ने आदेश दे दिया। एमसीडी की तो जमीन ही नहीं है, वक्फ की जमीन है। बात जमीन की नहीं है, बात जमीन की नहीं है, अवैध अतिक्रमण की है, बात अवैध अतिक्रमण की है। मैं कह रहा हूँ वो जमीन एमसीडी की नहीं है, एक बात वक्फ की जमीन है। और 2023 तक लगातार वक्फ ने 7% उसका मुआवजा पे किया है। तब तो सरकार को बहुत मीठा लग रहा था, लेकिन रात में जिस तरीके से बुलडोज किया गया वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं देखिए, जनता है, पब्लिक है, अगर किसी ने एक दिमाग में भर दिया कि रात में 1 बजे आपके मस्जिद को तोड़ने आ रहा है, तो स्वाभाविक है जो वहाँ पे तो इस गलती का खामियाजा आलोक जी, इस गलती का खामियाजा कौन भुगतेगा? क्यों नदवी, जो हम देख रहे हैं, वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है, रात में निकलो सब लोग अपने घर से बाहर में और यहाँ पर आपकी मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, ये झूठी अफवाह क्यों? देखिए किरण जी, मुन्ना भाई से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जस्टिस कोई टाइम नहीं देखता है, बीमार अस्पताल जाने के लिए टाइम नहीं देखता है। ये कह रहे हैं कि रात में ही क्यों हुआ, जब कोर्ट का आदेश है तो उसका पालन हुआ। कोई हमने गैर कानूनी काम किया? और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि मुसलमानों के छत के ऊपर ही पत्थर क्यों पड़े रहते हैं, हिंदू के छत पे क्यों नहीं पत्थर पड़े रहते हैं? एकाएक किसी ने आवाज उठाई और पत्थरबाजी चालू हो गई।
मुन्ना अभी हमने कश्मीर में बंद कर दिया। आप ही के सवाल के जवाब। हाँ। बीजेपी की मानसिकता है कि मुसलमानों के छत के ऊपर पत्थर कैसे पाए जाते हैं। हाँ। जब बीजेपी की सरकार केंद्र में मानसिकता है, नहीं, सच्चाई है। संभल देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ ना हाँ। कि अगर सच्चाई है, पत्थर है, तो उन उपद्रवियों को पकड़ने का काम कौन करेगा? जिसकी सरकार है। दूसरी बात, जब पता है कि वो एरिया ही मुस्लिमों का है हाँ। और वहाँ पे आप रात में 1 बजे छुप के चोर की तरह कार्रवाई करने जा रहे हैं, ये तरीका है? आपको रात दिन में 12 बजे आप कार्रवाई कीजिए ना। पत्थर कहाँ से आया ये खोजना सरकार का काम है, विपक्ष का नहीं है। विपक्ष तो आपके कार्यशैली पे सवाल उठाएगा। 1 बजे आपने क्यों? हाँ, सही कहा मुन्ना भाई ने, सरकार का काम है। तभी तो सरकार खोज के इलाज कर रही है। संभल में बुलडोजर पहुंचने से पहले खुदे तोड़ के गिरा दिया मस्जिद को, क्योंकि अवैध कब्जा था। और ये जिस वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं किरण जी, रेलवे के बाद और मिलिट्री के बाद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। और कांग्रेस की सरकार ने वक्फ बोर्ड को ऐसी आजादी दी थी कि ना उसके ऊपर आप केस कर सकते हैं, ना उसको आप FIR कर सकते हैं। और जिस जमीन पे वो देख दे वो वक्फ की जमीन है। नहीं, मुझे पूरा करने दीजिए। आज उसी वक्फ बोर्ड से मैं पूछना चाहता हूं कि जब वहां पर 180 करोड़ की ये आमदनी दिखाते थे सालाना, अरे वक्फ बोर्ड अगर एक फसल भी करता तो कम से कम 1000 करोड़ की उनको आमदनी होती। लेकिन इन्होंने वहां पर अवैध कब्जे करा के बिल्कुल मॉल का निर्माण कराया, वहां पर होटल का निर्माण कराया और उनसे पैसा लिया। और दूसरी अंतिम बात, अगर वक्फ बोर्ड इतना पाक साफ है तो 32,000 मुसलमान ने क्यों वक्फ बोर्ड के ऊपर केस कर रखा है? 32,000 मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड पे। जल्दी से 10 सेकंड में राहुल जी के पास पहली जाना है। बात तो सरकार डाटा देगी 32,000 मुसलमान हैं या कौन है वो। दूसरी बात, 12 साल से लगातार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ। 12 साल में ये चिन्हित नहीं कर पाया कि कहाँ पे किस वक्त जो बोर्ड के जमीन से अनलीगल पैसे उगाही होते थे। हाँ। और किस वक्त पे जमीन पे होटल बने। ये भी तो बता दीजिए, पत्थर कहाँ से आते थे छतों पर? पत्थर कहाँ से आते हैं? संभल में भी होता है। राहुल जी देखिए किरण जी, है क्या, एक तो सबसे बड़ी बात ये कि रात में चोरी छुपे समाजवादी पार्टी के MP मोबिबुल्ला नदवी वहाँ क्या कर रहे थे? वो यही भड़का नहीं तो गए थे कि जाइए पत्थरबाजी करिए। तो पत्थरबाजी से इनका बहुत पुराना संपर्क है और ये पूरा पैटर्न आपको सब जगह दिखाई देगा। कश्मीर से लेके संभल से लेके अब दिल्ली में तुर्कमान गेट में भी ये दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, इन्होंने बोला कि वो वक्फ की संपत्ति है। मैं बोलता हूँ नहीं है वक्फ की संपत्ति। अभी ये कोर्ट में साबित होना है कि वक्फ की संपत्ति है या नहीं है। ये 1940 में जो मस्जिद है फैज इलाही, उसको भी लीज पे 99 साल के लीज पे दी गई जमीन है जिसपे वो फैज इलाही बनी हुई है। और उसके आसपास कर जो मैदान और MCD की जो जमीन है उस पे आप बना लेंगे मैरिज होम बना लेंगे, बैंक्वेट हॉल बना लेंगे, डिस्पेंसरी बना लेंगे, आप दुकान खोल लेंगे और इस देश को बेवकूफ बनाएंगे। देखिए है क्या, इन्होंने ये एक पैटर्न बना रखा है कि जहाँ सरकारी जमीन है ना, मुसलमान वहाँ कब्जा कर लेते हैं, घरों पे पत्थर रख लेते हैं और जब कोई छुड़ाने जाएगा तो पत्थरबाजी कर देते हैं। देखिए DCP नवीन विल्सन जो हाँ। वहाँ के DCP है, हाँ। उन्होंने खुद कहा कि जो कम्युनिटी के लोग आए थे, हाँ। काफी तादाद में 200-250 लोग थे, जिनको मैंने समझा दिया वो वापस चले गए। लेकिन 20 से 25 लोग जो थे इस गली से पत्थरबाजी उन्होंने की। और कैमरा यहाँ और उस गली में कौन रहता है? उस गली में कौन रहता मैं है? कह रहा हूँ उस गली में उपद्रवी रहते हैं। आप उसको पकड़िए। अगर अगर ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, अगर वो मुसलमान है तो कार्रवाई कौन करेगा उस पे? कितने इलाकों में कार्रवाई कौन ये करेगा अवैध उस पे? अतिक्रमण हटाया जा रहा है? पत्थरबाजी देखी आपने? नोएडा में कितने एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया गया? पत्थरबाजी देखी आपने? वहाँ थोड़े से अतिक्रमण पे पत्थरबाजी होती है। मैं पूछना चाहता हूँ अपने भाई मुन्ना खान जी से, और हाजिम नाजिम खान जी भी आ गए हैं जी। कि क्या बात है कि अगर देश में 10 आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो उसमें से 9 मुसलमान ही क्यों होता? मैं गिनवा दे रहा हूँ। कहाँ से आते हैं ये लोग? कौन इनको प्रशिक्षण देता है? और रही बात ये जिस मस्जिद की बात कर रहे जी। हैं, मस्जिद को किसी ने छुआ तक नहीं है। उसके बाहर इन्होंने बैंक्वेट हॉल, दुकान हाँ। और डिस्पेंसरी अवैध जमीन पर कब्जा किया था, जिसको कोर्ट के द्वारा हटाया गया है। ये झूठ प्रचार कर रहे हैं कि मस्जिद को छुआ गया है। चलिए अभी सारे लोगों के साथ और दिखाइए कि मस्जिद का अगर एक ईंट भी जी, चलिए हमारे साथ यहाँ पर
पास हाजी नाजिम जी भी हमारे साथ पीस पार्टी के प्रवक्ता जो है वो जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले हम सीधे यहाँ पर रुक करेंगे पंकज का जो हमारे साथ मौका वारदात यहाँ पर जहाँ पर ये घटना हुई तुर्क गेट जो है तुर्कमान गेट वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, सबसे पहले बताइएगा क्या वहां पर अभी परिस्थिति है, क्या सिचुएशन को संभाल लिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस वक्त मैं तुर्कमान गेट पे हूँ। मैं अपने सहयोगी के माध्यम से सबसे पहले वो तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आप देखिए तस्वीर, अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पुलिस की तरफ से लगातार यहाँ जो है पुलिस की टीम तैनात है। दूसरी तरफ जो वो गली है जिसका वीडियो वायरल हुआ था, जहाँ से पत्थरबाजी का घटना सामने हुई थी, ये वो गली है। आप देखिए तुर्कमान गेट है। तुर्कमान गेट के बगल में आप देखिए जो गली जा रही है, यही गली, किसी गली के अंदर से वो पत्थरबाजी का जो घटना हुई थी, लोग इकट्ठा हुए थे, जिसका अभी जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पर की डीसीपी ने बताया था कि लगभग 150 से लोग यहाँ पर आए, तो उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिनको समझा दिया, चले गए। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिस तरह से आसपास के लोगों से जब इंडिया डेली की टीम ने बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि यहाँ लगभग 150 के आसपास लोग आए थे। उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो मुंह पे कपड़ा बांध रखे थे और पत्थरबाजी की। हमने उनसे आग्रह किया, चिल्लाए ऊपर से, लेकिन वो लोग नहीं माने। लेकिन अगर ये आपको इसमें एक अहम चीज़ बता दें कि इसमें जो गिरफ्तारियाँ हुई है अब तक, 5 गिरफ्तारी जो हुई है इसी तुर्कमान गेट के आसपास के रहने वाले 5 लोग हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके साथ अगर देखा जाए जो 15 लोगों को कहीं न कहीं डिटेन किया गया है, पूछताछ कर रही है दिल्ली पुलिस की टीम। जो फुटेज आए हैं, जो सीसीटीवी फुटेज हैं, जो ड्रोन कैमरा से फुटेज लिया गया था उस वक्त, वो तमाम फुटेज को जांच करने के बाद जो चीज़ें सामने आ रही है लगातार अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस की टीम सख्त एक्शन में है। क्योंकि जिस तरह से अमन कमेटी के जो सदस्य थे, हमने भी इंडिया डेली की टीम उनसे बात की, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जिस तरह से माहौल था, इससे पहले 3 से 4 बार बैठक हुई, बैठक में मैं भी शामिल था। हम लोगों की पूरी जितने इधर के आसपास के चाहे वो मस्जिद से जुड़े हों, चाहे अमन कमेटी से जुड़े हुए, तमाम लोग बैठे थे उस बैठक में। ज्वाइंट सीपी से लेकर स्पेशल सीपी से लेकर के तमाम बैठक हुई। उस बैठकों में सभी लोगों ने सहमति जताई। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि सहमति उस समय जताई गई, लेकिन उसके बाद जो ये इस तरह की बातें सामने आई, पत्थरबाजी वाली घटना सामने आई, ये लोग कौन थे? तो उनका भी यही कहना है कि देखिए ये लोग जांच का विषय, पुलिस जांच कर रही है, ये कौन से लोग थे, कहां से आ गए, ये तमाम चीज जांच का विषय है। जब हमने उनसे ये भी पूछा कि उसमें वो जो 5 लोगों की गिरफ्तारियां हुई वो आसपास के लोग हैं, तो उन्होंने कहा देखिए पुलिस जांच कर रही है। बिल्कुल पंकज, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे पल पल की जानकारी लेने के लिए। लेकिन यहाँ से सीधे हम हाजी नाजिम जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ये बताइए, हमारे संवाददाता अभी मौके पर मौजूद है, उन्होंने ये बताया कि किस तरह से जो है मुंह पर काली पट्टी बांध करके पहुंचे हुए थे ये सभी, और वहां पर उन्होंने इस तरह से जो है पत्थरबाजी की है। और ये जिस गली का मुन्ना हबीब जी नाम ले रहे थे, उसी गली से जो है वो निकले हुए थे सारे के सारे। जबकि उससे पहले बैठक भी हुई, बातचीत का दौर भी चला, सहमति बन गई कि हाँ जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद इस तरह का हमला होता है। कानून का कोई राज नहीं होना चाहिए क्या? हाँ किरण जी, देखिए ये लव कुछ ना कहे तो अच्छा जी है। बिल्कुल किरण जी, ये लव कुछ ना कहे तो अच्छा है, अब चुप ही रहे तो अच्छा। तो देखिए हम लोग तो अब चुप ही रहने वाले, क्योंकि जैसे ही हमारे लब खुलते हैं तो ना जाने क्या क्या वारदातें होने लगती है, अफवाहें फैलने लगती है। अब ये बता दीजिए, भाजपा के प्रवक्ता आलोक वर्मा जी बड़े चीख चीख कर चिल्ला रहे थे, चलिए वहां पर। अरे भाई ये बताइए, रात के टाइम में आप वहां गए, आपने तोड़ फोड़ करी, लेकिन उससे पहले वहां जो अफवाहें फैलाई गई थी उसमें आप लोगों ने क्या करा? भाई अफवाहें, मतलब रात में 12 बजे नदवी जो समाजवादी पार्टी के सांसद है वो अफवाह फैलाएंगे, वो उसका आरोप भी सरकार पे लगाइएगा। हाँ सुन उसका आरोप भी लीजिए सरकार पे मैंने लगाइएगा। कहा कि ये अफवाह इतनी खतरनाक होती है, जैसे एक चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा तो ये देती है। नदवी जी को समझाइए ना, समाजवादी पार्टी के सांसद को समझाइए। हाँ सुन लीजिए किरण जी, मैंने कहा कि एक चिंगारी पूरे जंगल को आग लगा देती है, उसी तरीके से एक अफवाह पूरे मुल्क के अंदर एक नफरत का माहौल पैदा कर देगी। सबसे पहले हमें उससे बचने की सख्त जरूरत है। और देखिए वहां पर जिस तरीके से प्रशासन ने वहां अवैध निर्माण तोड़े, ठीक है, अवैध निर्माण तोड़ने भी चाहिए, लेकिन उनको पहले चिन्हित वहां करने की जरूरत है, बैरिकेड लगाने की क्या जरूरत बात करे हाजी नाजिम जी, खबर नहीं देख के आए हैं लग रहा है, आप खबर नहीं देख करके आए लग रहा ये है। जब इनको संविधान की बात करनी होती है तो संविधान की कॉपी दिखाते हैं। मैं बोलता हूँ ये जो पत्थरबाजी हुई है संविधान पे हुई है, और ये उसको डिफेंड कर रहे हैं बेशर्मी के साथ। इनको शर्म नहीं आती है कि संविधान पे पत्थरबाजी हो रही है और वहाँ ये पत्थरबाजों को डिफेंड कर रहे हैं। ये पत्थरबाजों को डिफेंड करने आ गए। और देखिए मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ हाई कोर्ट के ऑर्डर पे ये हुआ, हाई कोर्ट संविधान के तहत स्थापित है, और वो ऑर्डर उसके बाद ये इनको लगता है कि
ये मुसलमान प्रताड़ित हो रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है। मस्जिद पे एक खरोंच नहीं है उस मस्जिद पे, और ये उसके लिए भी लड़ रहे हैं जो इन्होंने लीगल निर्माण कर रखा था, उसके लिए लड़ाई। बिल्कुल बिल्कुल, मस्जिद पे तो कोई खरोच तक नहीं आई, फिर ये अफवाह क्यों फैलाई गई? हाँ किरण जी देखिए, मैं कहता हूँ कि मस्जिद मंदिर से भी बाहर निकल के हम लोग आ जाएं, क्योंकि कहाँ आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? निकलिए ना बाहर, मंदिर मस्जिद से बाहर। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से वहाँ एक खूबसूरत मस्जिद थी, फैज इलाही मस्जिद है। हाँ अभी मैंने ठीक कहा, आपने हाँ है ना, ये अफवाह है, ये अफवाह फैला रहे हैं आप। हाँ सुन लीजिए किरण जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब थी और है में फर्क आया, तो मैं वही कहता हूँ कि ऐसी अफवाहों से आप लोग बचे। वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। हम तो बच जाएंगे, हम नहीं हासिना जिंदगी, हम तो बच जाएंगे, बाकी वहाँ के लोगों का क्या, जो धार्मिक तौर पे भावनाओं से है। कि ये सेट पैटर्न है किरण जी की, कहीं भी मुसलमानों के हाँ। अतिक्रमण हटाएंगे, मुसलमानों ने लीगल अतिक्रमण कर रखा है, पत्थरबाजी लेके आ जाएंगे, है ना? मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं बिगाड़ा है, मुसलमानों का आपने बिगाड़ा है। ये जो है ये बौद्धिक स्लीपर सेल है, देखिए बौद्धिक स्लीपर सेल का उदाहरण देखिए, बोले ऐसे इलाही मस्जिद की बोल रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है। ये इस देश को, अरे रोजगार के काम लोग कर रहे हैं। देखिए इनका साथ दिक्कत क्या है, इनके साथ दिक्कत ये है कि ये इस देश को ना आग में झोंकना चाहते हैं, ये दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। और देखिए एक सांसद जाता है रात में 12 बजे और लोगों को वहाँ भड़का के आता है, उसके बाद चलिए, क्या दंगों की आग में झुलसाना चाहते हैं आप दिल्ली को, देश को? देखिए पहली बात, कांग्रेस पार्टी कभी भी दंगे के मामले में या भाईचारे के मामले में खुल करके खड़ी हुई है कि दंगा नहीं होनी चाहिए, भाईचारगी जो गंगा जमनी तहजीब है वो बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन सवाल प्रशासन का है कि अगर कोर्ट के द्वारा 22 दिसंबर को आदेश दिया गया और 15-17 दिन के बाद आपके पास टाइम ही नहीं है तो उसे बुलडोज किया जाए। जिस दिन आपको टाइम मिला, टाइम कब मिला? रात में 1 बजे। इसका अरे क्या आपको तो पता है ना वो एरिया कैसा है। नहीं एक मिनट राहुल जी, एरिया कैसा है आपको पता है ना, भीड़ भाड़ वाला। अगर दिन में एक मिनट अगर तो ये नहीं होगा, अगर ये होता तब भी सवाल आप खड़े करते, तब भी सवाल प्रशासन को पहले उस एरिया को बैरिकेड करना चाहिए था, और जो बैरिकेडिंग की गई है, बैरिकेडिंग की गई थी। किरण मैडम, अभी मेरे फाजिल दोस्त कह रहे थे कि कांग्रेस इस सब में विश्वास नहीं रखती है बुलडोजर में, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, संजय गांधी ने जो बुलडोजर चलवाया था तुर्कमान गेट पर, वो किस पार्टी का मेंबर था? बिल्कुल 1976। बताइएगा, पूछिए सवाल, बताइए। हाँ बताइए, चलिए। पहली बात, सवाल तो तब खड़े होंगे जब मैं ये कहूँ कि बुलडोज क्यों किया गया। मैं तो कह नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ जो बुलडोज हुआ वो गलत नहीं, सही है, कोर्ट का आदेश है। सवाल ये है कि आपके बुलडोज करने का जो नीति और नियत थी ये गलत है। कैसे नीति और नियत में गलती हो जाएगी? इस देश में कानून के तहत कोई काम किया जाएगा, नियत को सवाल उठा देंगे। कानून के तहत काम किया जा रहा है ना, नियत आपकी गलत है। इस देश को दंगों में झोंकना चाहते हैं, आपकी पार्टी के लोग भी थे वहाँ रात में जिन्होंने दंगा करवाया। मैं तो पूछना चाहता हूँ, अगर ये इतने ही बड़े देशभक्त हैं, इतना ही इनको भारत के लिए दर्द है, तो एक बार बोल दे जोर से, वंदे मातरम। बोले वंदे मातरम, बोले वंदे मातरम। मैं तो कहता हूँ मैं देशभक्त हूँ, मैं बोलता हूँ वंदे मातरम, लेकिन वो जवाब दे जो 52 साल तक अपने दफ्तर में तिरंगा नहीं फहराया, जो मुखबरी करते थे अंग्रेजों की, जो पेंशन पे पलते थे अंग्रेजों पे, उनको जवाब देने की बारी है। हमें आप बीजेपी का जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी तिरंगा फहराती है। एक चीज जान हमने लीजिए, लहू से देश को सींचा है। आज एक चीज जान वो बताए जिसके लीजिए, नाम आज सही भारतवर्ष में अगर भारतीयों को राष्ट्रभक्ति का कोई भी सीख देने वाला है तो आरएसएस के अलावा और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हम सिर्फ देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, देश को आगे ले जाने की पाठ पढ़ाते हैं। हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया। ठीक है, मैं वंदे मातरम बिल्कुल चलिए। वो आरएसएस जो संविधान का विरोध किया, वो आरएसएस जो भारत अंग्रेजों छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, वो आरएसएस जिसने संविधान के पन्ने जलाए, 52 वर्षों तक आरएसएस के दफ्तर पे तिरंगा नहीं फहराया। ठीक है, वंदे मातरम बोल रहे हैं आलोक जी बोलने के लिए। देखिए आलोक वत्स जी मेरे बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ हम राष्ट्रगीत का हम सम्मान करते हैं। आपके इंडिया टेली न्यूज पे मैं है ना आलोक वत्स जी को चैलेंज करता हूँ कि राष्ट्रगीत बोले, हाजी नाजिम खान इनके साथ आपने कल भी वंदे मातरम नहीं बोला, आप आज भी वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट आपने कल भी नहीं बोला था। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं पता। अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन तो बोलिए, जो हुआ वहाँ पर वो गलत था। पुलिस में क्यों हमला हुआ, नहीं होना चाहिए था, कानून सर्वोपरि
जारी। किरण जी देखिए, मैंने कहा कि वहाँ पर जो भी घटना घटी उसका हम लोगों को दुख है, और हम तो प्रशासन से कहते हैं कि जो लोग इस तरीके को करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ आलोक वसीसी से कहिए कि वो राष्ट्रगीत पढ़े, हाजी नाजिम खान उनके साथ बोलेगा, बिल्कुल पूछिए, यानी कि हाजी नाजिम खान राष्ट्रगीत का सम्मान करता है। आप लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। मैं तो राष्ट्रगीत का सम्मान, मैं राष्ट्रगीत पूछ लूंगी, आप वंदे मातरम उनके साथ बोलिए। एक बार आप बोलिए, मैं तो बोलूंगा। अरे वंदे मातरम मैं सुना रहा हूँ, बोलिए। मैं सुना रहा हूँ। भाजपा का क्या लेना, राष्ट्रगीत से भाजपा का लेना देना। इस देश का नागरिक हूँ और मुझे इस देश का राष्ट्रगीत आता है। मैं सुना रहा हूँ, अरे मैं इस देश का नागरिक हूँ ना, मैं मुझे वंदे मातरम भी आता है, मुझे जनगण मन भी आता है। मुझे वंदे मातरम भी आता है, मुझे जनगण मन भी आता है। मैं इस देश का नागरिक हूँ और दोनों आते हैं मुझे, और मैं कभी भी सुना सकता हूँ। आप बोलिए, आप सुना सकते हैं? नहीं सुना सकते, पूरा सुना सकता हूँ। चलिए एक बार वंदे मातरम बोल दीजिए। देखिए, वंदे मातरम से क्या एतराज है आपको? देखिए मैं 5 वक्त क्या लग नहीं रहा है फिर ऐसे ही जो है ये बांटने का एक काम जो है वो हो रहा है? हाँ किरण जी, मैं कहता हूँ कि भारत की इस पाक सरजमी को जब हम सजदा करते हैं 5 वक्त, तो देखिए इससे बड़ी देशभक्ति क्या है। और लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या भाजपा के प्रवक्ता जो है आलोक वसीम नाजिम खान की तो देशभक्ति पूछेंगे कि ये राष्ट्रगीत बोले, लेकिन वो राष्ट्रगीत नहीं बोलेंगे। क्या उनकी देशभक्ति इस देश के अंदर नहीं है? पत्थरबाजी को लेकर बताइए। संविधान को लहूलुहान करते हैं, पत्थरबाजी करके इस देश की पत्थरबाजी करके इस देश की सरजमी को लाल करते हैं, बम फोड़ के इस देश के युवाओं को मारते हैं, और फिर बोलते हैं कि मैं सजदा करता हूँ। कौन करता है? जासूसी कौन करते हैं? भारत की जासूसी बौद्धिक स्लीपर सेल है ये बौद्धिक स्लीपर सेल है भारत के, ये बौद्धिक स्लीपर सेल है भारत के। चलिए हाँ मुन्ना हबीब जी, इन्होंने कहा कि आप वंदे मातरम बोलिए। हाँ हमने वंदे मातरम बोला। हाँ। लेकिन हमारा सवाल एक बीजेपी के प्रवक्ता से, हाँ। इनको बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। ये बोले गोडसे मुर्दाबाद, आलोक जी। महात्मा गांधी जिंदाबाद। एक चीज बताइए, बोले गोडसे मुर्दाबाद। नहीं एक चीज बताइए, अब बोलने तो दीजिए। अच्छा बोलने तो दीजिए, बोलने दीजिए। हम तो महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, और महात्मा गांधी का तो आपके साथ नहीं बोलेंगे। गोडसे मुर्दाबाद कोर्ट कहेगा, हम क्यों कहें? देखिए हम क्यों बोले? ये गोडसे मुर्दाबाद हम नहीं कहेंगे। अच्छा अच्छा एक मिनट, गोडसे अपराधी, गोडसे अपराधी, गोडसे अपराधी। देखिए, कोई भी चीज अगर कोर्ट के विचाराधीन होता है, अभी भी उसका फैसला नहीं आया है, तो उस पर हमारा कोई बोलना सही नहीं है। हाँ, रही बात, अगर आप ये कहते हैं किसी भी व्यक्ति की हत्या, चाहे वो कोई करे, नाथूराम गोडसे करे या कोई करे, हम उसको अच्छा नहीं मानते। गोडसे अपराधी है, गोडसे अपराधी है, उसके मुर्दाबाद जिंदाबाद का कोई मतलब भी नहीं बनता है, होना भी नहीं चाहिए। हम जनता के बीच जाते हैं। जनता जो हुआ तुर्कमान गेट के पास में मस्जिद को ना वहां पर छुआ गया ना कुछ, इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी गई थी, लेकिन फिर भी अतिक्रमण को तोड़ने जब पहुंचती है पुलिस की टीम, एमसीडी की टीम, उन पर पथराव होता है। खबर आपने सुबह से देखी होगी। अतिक्रमण के खिलाफ तो हमेशा कार्रवाई होती रही है, हर पीरियड चाहे और होनी चाहिए। आज भी हो रहा है, अब भी होता रहेगा। हाँ। अतिक्रमण पब्लिक करती रहती है और सरकार उसको तोड़ती है। हाँ। इसमें से कोई दो शब्द नहीं है। लेकिन जो आप नोएडा में आई है, अजीत संजय गांधी और कीर्तिमान गेट की बात कर रहे हैं, नोएडा शहर संजय गांधी का ब्रेन चाइल्ड है। आज यहाँ पर बजाज मार्ग कौन मार्ग अमलतास मार्ग बन गया। संजय गांधी, यहाँ के लोग इतने अनग्रेटफुल हैं, इतने कृतज्ञ लोग हैं कि एक चौक तक नहीं है संजय गांधी, और संजय गांधी का बनाया हुआ इंडस्ट्रियल सिटी हजारों लाखों लोग पढ़ रहे चलिए, हैं। तो संजय गांधी के नाम पर भी चौक और चौराहा चाहते हैं। हम चाहेंगे आप लोग आइए, बताइए जो हुआ, क्या अवैध निर्माण को तोड़ा नहीं जाना चाहिए? कानून सबके लिए बराबर है। हाँ जी, बराबर है सबको, सबके लिए बराबर। फिर ये पत्थर कहाँ से आते हैं? मुसलमान के छत से आते हैं जी। तो चलिए, यहाँ पर देखिए लोगों का ये कहना है। बिल्कुल, आप बताइए, आप तो ये जिस तरह से ये पत्थरबाजी हो रही है, संभल में भी हमने देखा, राजस्थान में भी हमने देखा, कैसे देख रहे हैं? ये तो गलत बात है, पत्थरबाजी का कोई मतलब ही नहीं बनता है। कानून सबके लिए बराबर, सबके लिए बराबर कानून, सभी जाति धर्मों पर ये सब तो कहते हैं कि आप मुस्लिम को जो है टारगेट करते हैं। ऐसा नहीं है, जो गलत है वो गलत है, किसी को कोई टारगेट नहीं कर रहा है। जो पत्थरबाज है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, मस्जिद में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, झूठी अफवाह फैलाई गई। झूठी फैलाई गई है, झूठी फैलाई गई है। यहाँ पर मस्जिद में कार्रवाई की झूठी अफवाह फैला के क्या करना चाह रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या लग रहा था? नदवी जी क्या करना चाह रहे थे? अब इसके बारे में ज्यादा नहीं, पॉलिटिक्स करना चाह रहे थे। बिल्कुल, आप आइए, आगे आइए, बताइए क्या करना चाह रहे थे नदवी जी? हिंदू मुसलमानों को लड़वाना चाह रहे थे, लड़वाना चाह रहे थे ना?
कि यहाँ मुसलमान जो है वो दबा हुआ है और हिंदू को ज्यादा वो प्रायोरिटी दी जा रही है। बस यही है इनका मकसद, यही है इनका मकसद। होता यही है राजनीति में होता ही। हाजी नाजिम जी, नदवी ने जो ये किया, नदवी ने जो कहा और वीडियो बनाया, ये एक तरह से हिंदू मुस्लिम को लड़वाने वाला काम है, जनता का ये कहना है। हाँ किरण जी, देखिए मैं अपने शासन में प्रशासन पे बेइंतहा विश्वास करता हूँ और मेरा शासन प्रशासन उसके खिलाफ एक्शन लेगा। मैं देखिए नदवी साहब के हम साथ खड़े भी नहीं है या कोई भी इस तरीके का बयान देगा हम उनके साथ नहीं है। जो देश जोड़ने की बात करेगा हाजी नाजिम खान पीस पार्टी उसके साथ खड़ी है। अगर कोई देश तोड़ने की बात करेगा या देश में इस तरीके का नफरत का माहौल पैदा करेगा उसके लिए शासन में प्रशासन है। और रही बात, मैं किरण जी फिर वही बात कहता हूँ कि ये लव कुछ न गए तो अच्छा है, अब चुप ही रही तो अच्छा। मतलब ये हालत हो गई है, ये हालत नदवी जैसे लोगों ने कर दिया है कि कुछ कहने के लिए बचे नहीं है, ये भी हो सकता है। हाँ देखिए मैं तो ये कहता हूँ किरण जी, देखिए भाई कोई भी हो, अगर किसी के खिलाफ भी एक्शन होता है शासन और प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे। और मैं तो कहता हूँ कि ये तुर्कमान गेट पे जो घटना नहीं, जो कार्रवाई तो करने गए थे, अब कार्रवाई में इस तरह से अगर हिंसा होने लगे तो पुलिस भी क्या करे, एमसीडी के लोग क्या करे, नगर निगम के लोग क्या करें, कैसे अवैध अतिक्रमण को तोड़ेंगे? हाँ किरण जी, देखिए मैं फिर वही आपके चैनल के माध्यम से सभी भारतवासियों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि अफवाहों पर ध्यान न दें। ये मुल्क आपका अपना है। नदवी को बताइए गलत है, ये मुल्क नदवी को बोलिए, समाजवादी पार्टी को बोलिए कि नदवी को बाहर निकाले। मैं कह रहा हूँ इस मुल्क की सौहार्द नहीं, मैं बोल रही हूँ नदवी को बाहर निकालने के लिए समाजवादी पार्टी को एक बार बोलिए आप कि निकाले एक बार। हाँ देखिए वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसका काम वो जाने समाजवादी तो पार्टी। कुछ तो कार्रवाई हो, कुछ तो कार्रवाई हो। मैं तो अपने पीस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि देश के अंदर कोई भी ऐसा नफरत का बयान न दे जहां हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई खुदे, क्योंकि ये मुल्क तो ये खाई तो खुद रही है ना राहुल जी, ये तो खाई खुद रही है ना। मतलब छतों पे आपको इतने सारे पत्थर, संभल देखिए 60,000 लोग कहाँ से चले आए। देखिए मोहिबुल्लाह नदवी जब वहाँ आए उसके बाद ही पत्थरबाजी हुई है और वो मैसेज दिया गया है कि भाई हम ये करेंगे, है ना। सवाल ये है कि इनके लब कुछ कह नहीं पा रहे हैं, गलत को गलत नहीं कह पा रहे हैं, ये बात करते हैं संविधान की। हाजी नाजिम खान जी देखिए, मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं क्या है, मैं संविधान का हर वक्त बात करता हूँ। मुझे पता है संविधान अच्छे से इस देश में लागू होना चाहिए, लेकिन संविधान की जब पत्थरबाजी की बात आएगी, पत्थरबाजों को डिफेंड, ये संविधान को अपनी उसके हिसाब से पत्थरबाजों को डिफेंड कर रहे हैं आप? नहीं करते, पत्थरबाजों को डिफेंड पत्थरबाजों को डिफेंड नहीं करते। हम ये कहते हैं कि आखिर ये पत्थर आए तो आए कहाँ से, ये शासन में प्रशासन जवाब दे इस बात का कि भाई आखिर इतने सारे पत्थर वहाँ पे इकट्ठे कैसे हुए, ये सोचने वाली एनआरसी, यूसीसी, इन सब के लिए जब विरोध कर सकते हैं तो ये पत्थरबाजों के लिए भी विरोध करिए। हाँ मैं तो कहता हूँ करिए, एक बार पार्टी सब मिलकर के निकलिए तो सही सड़कों पर। हाँ देखिए किरण जी, मैं ये कहता हूँ पत्थरबाजों को जहाँ पे भी उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। ये देश को तोड़ने की बातें ना करें, क्योंकि जो पत्थरबाज होते हैं ना तो उनका कोई धर्म होता ना कोई मजहब होता, वो सिर्फ और सिर्फ एक मजहब है। जिस गली से निकले थे वहाँ सबसे ज्यादा विशेष समुदाय के लोग रहते हैं, मजहब है। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे लोगों के छतों पे पत्थर थे। हाँ, तो सरकार की इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया कहाँ? वाह 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 वाह, देश के अंदर में भी किरण जी आप सुनिए, आप एक तरफा बात मत मैं कीजिए। एक तरफा मैं कानून के लिए बात कर रही हूँ, मैं कानून की बात कर रही हूँ, मैं संविधान की बात कर रही हूँ। आप नहीं कर रही, कर रही हूँ। आप वन साइड, आप मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे कुछ उपद्रवी लोग आए, आपने हल्ला मचाया, सरकार ने हल्ला मचाया, वो मुसलमान थे। अरे उसमें कार्रवाई करेगा कौन? नदवी कौन थे? नहीं, नदवी कौन है? कौन है नदवी? बताइए नदवी कौन है? नदवी कौन है? हम तो सीधा साधा जिनकी पहचान छुपी है, चलिए उनका जिक्र नहीं करते। नदवी कौन है? नदवी कौन है? समाजवादी पार्टी साथ वो बोल रहे हैं बाहर से आए हुए लोग फैलाए गए, बाहर से फैलाए गए। आपने कहा कि नदवी साहब कौन है, मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी के साथ वो कह रहे हैं कि बाहर से फैलाए गए। इसके साथ वो मौलाना एक इमाम मस्जिद के जो ये संसद में जो मस्जिद है उसका इमाम है मोहिबुल्लाह नदवी, और रामपुर से सांसद है। ये जो अब सांसद और एक मौलाना की सोच क्या हो सकती है? किस धर्म से आते हैं बताइए, अब बोलिए, बार बताइए, अब बताइए। बीजेपी की रणनीति रही है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अच्छा, मुसलमान, शमशान। नदवी को आपने भेजा था आलोक जी? नहीं, एक मिनट आलोक जी, नदवी जी, नहीं, आपसे लूंगी मैं। आलोक जी, नदवी जी को आप लोगों ने भेजा था क्या? भेजा था? देखिए जो मुन्ना भाई बोल रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश और यही सब करते हैं, तो देश को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में कांग्रेस ने खड़ा किया। देश में 70 से 144 एयरपोर्ट कांग्रेस ने बनाया। देश में महाजाल सड़कों का बिछा दिया, हमने किया या आपने किया? देश में 44 एम्स का निर्माण आपने किया या हम कर रहे हैं?
इसके अलावा देश के लोगों को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड, राशन, उज्ज्वला गैस ये आपने दिया, मेट्रो का विस्तारीकरण आपने किया। आप बात कर रहे हैं कोरोना का दंश भी झेला, फिर भी भारत को आज हिंदुस्तान, किरण जी, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है कि भारत मेरा एक सवाल था जी। अब नहीं, मैं पूछने आ रहा हूँ। और ये बात कर रहे हैं कि नदवी जी कौन थे और जो लोग हैं उनको आह्वान किसने किया? नदवी जी ने। क्या नदवी जी हिंदुओं को बुला के कहते कि पत्थर मारो? वो कौन लोग थे नदवी जी के नेतृत्व में? आप हाजिम नाजिम खान की तरफ स्वीकारिए सच को, आप उस पर भरगलाइए मत लोगों को। और एक चीज ऐसा नहीं, सुनिए, एक चीज जान लीजिए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर भारत के किसी भी राज्य का आपने जमीन हड़पा है या राष्ट्र का कोई जमीन हड़पा है तो हम कब्र से भी खोद के उस जमीन को मुक्त करा के वक्फ कानून का बात कर रहे हैं ना। पहले चाइना को तो खोदिए, चाइना को तो खोदिए। चीन जो लद्दाख के साइड में हिंदुस्तान का जो जमीन दबा रखा है, जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं चाइना को लाले आंखें दिखाऊंगा, पहले उसको तो निपटिए, घर का मसला तो बाद में निपट लेंगे। क्यों घर का मसला तो पहले निपट जाना चाहिए ना। नहीं, घर के दुश्मन भी तो होते हैं ना, उन दुश्मनों से भी तो निपटना जरूरी है। मैं कह रहा हूँ घर के दुश्मन को पहचानने का काम, दंडित करने का काम सरकार का है, ये सरकार को चाहिए। यहाँ पे भी सरकार हिंदू मुसलमान, देखिए देश के साथ गद्दारी करने वाला लोग, मैं जवाब दे दूं किरण जी, बोलिए। देश के साथ गद्दारी करने वाला लोग, देश के साथ देश की विरोधी भाषा बोलने वाले लोग, सभी को देशद्रोह का कानून लगाना चाहिए। लेकिन ये लगाएगा कौन? ये सरकार। सरकार सिर्फ ये कहती है कि आतंकवादी आ गया, वो मुस्लिम था। अरे वो आया कैसे? 50 किलोमीटर का बॉर्डर का दायरा आपके एरिया में आ रहा, तो आतंकवादी आ कैसे रहे? ठीक है, शर्जील इमाम और उमर, इन दोनों को सिर्फ कोर्ट ने छोड़ा नहीं, कोर्ट ने नहीं छोड़ा, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। क्या जेएनयू में क्या चलता है? क्या चलता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के खिलाफ वहां पर बयानबाजी होती है, वहां पर हल्ला बोला जाता है, वहां पर उन्हें मारने तक की बात की जाती है। क्या यही है संविधान? क्या वो आतंकवादी हो गए? उन पे आरोप लगा है ना, कोर्ट फैसला ले रही है ना, फिर ऐसा क्यों? मैं ये कह रहा हूँ पूरी दिल्ली में लगभग 82 लाख मुसलमान हैं टोटल, 82 लाख मुसलमान की आबादी है। 5 मुसलमान या हिंदू या सिख या ईसाई, वहाँ किसने ये हंगामा किया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी? सरकार अब तक FIR नहीं कर पाई है उस पर। क्या वजह की सरकार FIR नहीं कर पाई? गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। आलोक जी, गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, ये सरकार चाहती है मैं किसी तरह के दंगे भर के। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूँ कि आपने कहा, हम बात कर रहे थे मस्जिद पर, आप चले गए चाइना बॉर्डर पर। चाइना बॉर्डर पर 1 इंच हमने जमीन नहीं दिया है चीन को, उनको हमने वापसी कराया। नेहरू जी ने उनको दिया था। साइचिन में कितने हजार किलोमीटर बोलिए आप? 62 की जंग में क्या हुआ था? बताइए, जवाब दीजिए इसका। देखिए जवाब दीजिए। मैं ये तो कह रहा हूँ, बात नहीं समझ वो, अरे आप सुन तो लीजिए। अरे जवाब समझौते के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जमीन दी, वो समझौते के सुन तो लीजिए। ये देखिए एकदम, ये कौन सा समझौता था? वो समझौता भी देश के सामने आना चाहिए। ऑर्डर के हिसाब से तिब्बत दे दिया इन्होंने, समझौते के हिसाब से जमीन दी गई इन्होंने, और पूरा जमीन ली गई। कोई नहीं दी गई। समझौते के कब्जा किया गया, चाइना ने जमीन दबाया, कब्जा किया गया। 4000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर कब्जा किया गया। 1962 के युद्ध में कुछ नहीं कर पाए। इन्होंने तो अपनी सेना वापस बुला ली थी, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। ये वो लोग हैं। और देखिए, सवाल करते हैं कि मोदी ने इतनी जमीन दे दी, लाल आंखें नहीं दिखाई। लाल आंखें दिखा रहे तभी डोकलाम हुआ, लाल आंखें दिखाई तभी वो हुआ, गलवान हुआ। लाल आंख दिखा रही है इस देश की सेना, दिखा रही है। इनको पता तो है कुछ नहीं, ये देश विरोध में काम करते हैं। इनके सारे वकील शर्जील और उसकी उमर खालिद के लिए वकील इनकी पार्टी के, और वो जो देशद्रोही हैं, जिन पे नैतिकता है, पार्टी बचनी चाहिए थी। ये पार्टी जिस शर्जील इमाम ने खुल के बयान दिया कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर देंगे, ये देशद्रोही उनका समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, मुनाफी जी। देखिए, ये राजनीतिक विश्लेषक कम, मुझे बीजेपी का प्रवक्ता ज्यादा दिखा। अब तक मैंने एक भी शब्द ऐसा नहीं कहा
कि शर्जील इमाम को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, उन पत्थरबाज को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। आप सुन लीजिए, किस पार्टी के वकील आप सुन लीजिए, किस पार्टी बोले के अभी से प्रिंसिपल किसके हैं, पे। सिद्धार्थ दवे किसके हैं, क्या बात कर रहे हैं? गलत मैं 3 वकीलों के नाम भाई बता रहा वो हूँ। वकील है, वकील है। वकील है लेकिन किस पार्टी के भी है? एक बात मैं अगर बता- मना किया जाए तो बता नहीं। रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर वकील है तो वकील ने फिर जमानत क्यों नहीं ये ली? कोर्ट तो बताइए, जमानत नहीं दी इनकी ना। पार्टी के वकील जज के देशद्रोही समक्ष के कोई समर्थन भी में क्यों डिफेंड आते कर हैं? सकता है। आपकी पार्टी के बार-बार ये वकील देशद्रोही के इनके समर्थन में वकीलों क्यों की आते अगर हैं? गिनती करा दूं, इनके वकील जो जिस आपको तरीके से, कुछ नहीं मिलेगा, अरे सुनिए, कुछ नहीं मिलने बम वाला है ब्लास्ट आपको। कांड में जो वो फंसी थी, मुझे कुछ नाम नहीं याद है। नहीं याद रहा, आएगा, उसके लिए जो इनके होगा, वकील तब आएगा ना। नीलम कोहली लगातार 22 वर्षों तक उनका लड़े, जो देश के खिलाफ नारे दे रही थी, जिसने बम ब्लास्ट कर, मालेगांव बम ब्लास्ट के लिए इनके वकील थे। इन पे क्या जवाब अरे देंगे? मालेगांव बम ब्लास्ट इनकी सरकार ने भगवा हिंदुत्व को की भगवा आतंकवाद के नाम पे पेंट करने की कोशिश थी, हिंदुओं का आतंकवादी बनाने की नाकाम कोशिश की गई। शर्म नहीं आती आपकी सरकार को इस देश के सहिष्णु हिंदू को आप आतंकवादी बता रहे थे? इनको शर्म आनी चाहिए मालेगांव के नाम पे। और वो मालेगांव वाले में एक्सप्रेस के नाम जितनों को आरोपी बनाया गया था सबको छोड़ दिया गया है। अपडेट होगी, आपके पास जानकारी होगी। हाजी नाजिम जी, हाँ किरण जी, देखिए देश विरोधी नारे हाजी नाजिम खान पीस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी देश के अंदर, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो। अगर सुन लीजिए, अरे राष्ट्रगीत का फिर वही बात आती है। आप हाजी नाजिम पीस पार्टी को बोलने नहीं देंगे भाई? ये देश के अंदर चल क्या रहा है आखिर कि यहाँ विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे, कम से कम बोलने नहीं दे रहे हैं विपक्ष को। में हिंदू और दूसरी बात, आपके बौद्धिक भाई मार रहे हैं उनको, और दूसरी जमात बात, इस्लामी के बौद्धिक भाई अरे मार रहे हैं, सुन उनके लिए उठा लीजिए। लीजिए, मैं भाजपा को डिफेंड करूंगा, मैं भाजपा को, नहीं मेरी नैतिक जिम्मेदारी है भाजपा से सरकार है वो सवाल पूछने की। भाई इन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, भाई हम कहते हैं 80 करोड़ लोगों को आप रोजगार दीजिए, आप रोजगार क्यों नहीं दे रहे? 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने का वादा किया था इन्होंने, बता दीजिए 11 साल से ऊपर हो गया। तो इसलिए पत्थरबाजी हो रही है क्या? तो पत्थरबाजी इसके लिए हो रही है? अगर- मुद्दे से क्यों डिरेल हो रहा है आप? अगर मैं अब मुद्दे से क्यों डिरेल हो रहा है? अगर मैं अपने भाइयों के रोजगार की बात करता हूँ तो ये पत्थरबाजी की बात होती है। मैं ये कहता हूँ इन्होंने भारत को स्मार्ट सिटी देने का वादा किया बात था। कानून की हो रही है, कानून पर पत्थरबाजी की हो रही है। बात कानून की और कानून पर पत्थरबाजी, जो संविधान की प्रति लेकर के आप लोग घूमते हैं ना अक्सर, जो संविधान की दुहाई हर बार देते हैं, उस संविधान पर ये पत्थरबाजी हुई है, उसका जवाब दीजिए ना। देखिए मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, हम लोगों को शासन में प्रशासन में पूरा भरोसा, कोर्ट पे भी। और मैं कहता हूँ कि जिन्होंने भी इस तरीके की हरकत करी है वो इंसान नहीं हो सकते। उनके बिना भेदभाव के साथ उनको उनकी सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने इस तरीके का नहीं तो अपराध करा। एक बार नदवी को बता तो दीजिए समाजवादी पार्टी को कि नदवी को निकाल दे। क्या नदवी दोषी नदवी को साबित हो निकाल रही? नहीं, दे। मैं पूछा हूं, अच्छा, जो दोषी जिस हो गए? आपने अभी कहा ना कि जो इस तरह से अफवाह फैलाएगा, जो पत्थरबाजी करेगा उसके अगेंस्ट है हम। अभी आपने कहा वो गलत कर रहा है, वो राष्ट्रद्रोह वाला काम कर रहा है क्या? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि चाहे नदवी हो या कोई भी हो, भाई देखिए ये अखिलेश जी जाने उनको रखना पार्टी में नहीं, लेकिन मैं एक बार कह तो दीजिए कि पीस पार्टी होने के नाते, इसके प्रवक्ता होने के नाते मेरी ये मांग है। हाँ देखिए मैं, अरे सुन तो लीजिए, मैं तो ये कहता हूँ कि पीस पार्टी ये चाहती है मुल्क के अंदर हमेशा अमन व सुकून बना रहे। अगर कोई भी अफवाह फैलाती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। इस देश का हिंदू सबसे ज्यादा चाहता है कि देश के अंदर अमन शांति और सुकून बना रहे, लेकिन रहने देंगे तब ना पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही कुछ काम करेंगे, जैसे ही अवैध हथियार हटाएंगे, वैसे ही पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं और ये बात करते हैं शांति की। अरे आपका शांति से लेना देना क्या? इनका शांति से कोई लेना देना है? आपकी तरफ से बांग्लादेश कौन गया बांग्लादेश अभी तक आप लोग की तरफ से? वीजा दिलवा दीजिए सरकार यार से। आप करिए वीजा, सरकार से क्यों सरकार से दिलवाइए? वीजा दिलवाइए। फॉर्म तो भरवाइए, एक बार फॉर्म भरवाइए। जी आ रही हूँ आपके पास मुलाकात। किरण जी, हाँ। अभी ये लोग बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे। मैं एक मिनट शांत रहिए, शांत रहिए। मुझे एक चीज बताइए, मुन्ना भाई से पूछना चाहता हूँ कि लादेन जी किसने कहा था? और पाकिस्तान कौन गया था? मणिशंकर अय्यर और की भाजपा सरकार। वो जो दूसरा आतंकवादी है उसको साहेब जी किसने बोला था? ये आदर सूचक शब्द वर्ल्ड के टॉप टेररिस्ट के लिए करते हैं और इनके यहाँ जो पल रहे हैं उनका ये प्रश्रय देते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बांग्लादेश गाजा में ये जब हुआ कुछ पैलेस्टीन में तो ये यहाँ पर जुलूस निकाल रहे थे और प्रियंका गांधी बैग लेके घूम रही थी, पार्लियामेंट में गई थी बैग लेके। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बांग्लादेश पर अभी तक कितने शब्द बोले हैं कांग्रेसियों ने? जी मुनाबिब जी, इन्होंने गाजा
की बात की, फिलिस्तीन की बात की, तो मैं समझता हूँ मेरे मित्र को ध्यान रहना चाहिए कि गाजा फिलिस्तीन की बात इनके चचा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी की थी कि जो गाजा में हो रहा है, जो फिलिस्तीन में हो रहा है, वो गलत हो रहा है। तो ये बताए कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ एक अच्छा, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं क्या आप लोग? दूसरी बात नहीं जो नहीं बताइए ना, नक्शे कदम पे चल रहे तो उन्होंने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कही थी। मैं कह रहा हूँ बुद्धिजीवी लोगों की यही तो पहचान है, लेकिन सरकार मूर्खों की, ये समझाए कौन। अब मैं आता हूँ बांग्लादेश पे। बांग्लादेश में इन्होंने कहा कि आपने आवाज बुलंद नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि निकम्मी सरकार है इनकी, किसने रोका कि एक्शन लेने से? बात मेरी पूरी होने देने मैं फिर आऊंगा नहीं। इनको बांग्लादेश के अंदर किरण जी, बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, आज ये खामोश है क्यों? आपके प्रधानमंत्री हिंदू, आपके गृह मंत्री हिंदू, सारे हिंदू, एक्शन लेने से रोका कौन है? उठाइए बम, गिराइए बांग्लादेश में। कांग्रेस के शासनकाल में बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या चीन हो या श्रीलंका, उसकी औकात नहीं थी आंख दिखा दे। आज आपको बांग्लादेश हुल दे रहा है। इस देश में 26/11 कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए और ये ना उफ तक नहीं कर पाए। इन्होंने, इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि कुछ कर लें। यहाँ इस सरकार ने, कुछ लोग मारे गए, कुछ अटैक हुए, पहलगाम हुआ, एयर स्ट्राइक की, ऑपरेशन सिंदूर किया और स्ट्राइक की, तो इनको शर्म नहीं आती है। इनकी पार्टी के नेता जयराम रमेश बांग्लादेश का सवाल आती, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले जाते हैं। इनमें हिंदुओं के लिए कोई नैतिकता नहीं है। ये चाहते हैं हिंदू मरे तो मरते रहे। जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के जाते हैं। इन्होंने कहा हिंदू मरे तो मरता रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है लाशों पे, भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती हैं लाशों पे। 2002 से इतिहास गवाह है। अच्छा, कैसे बढ़ती है और कैसे सत्ता पे काबिज होते हैं? मैं बता रहा हूँ, हिंदू भाई मरे या मुस्लिम मरे, नहीं हाँ, कैसे? आप एक दो एग्जाम्पल, उदाहरण दीजिए, कैसे सत्ता बढ़ी, कैसे? और ये जो 400 का नारा लगाया, उसके बाद समाजवादी पार्टी का वहां पर वर्चस्व हुआ उत्तर प्रदेश में, वो भी क्या फिर उसी पर था? कैसे? उदाहरण दीजिए। मैं उदाहरण देता हूँ। हाँ। कोरोना काल में जो 54 लाख लोगों की मृत्यु हुई, ये किसकी देन, किसके ऊपर इल्जाम जाना चाहिए? बात कर रहे हैं, बात ही नहीं क्या बात कर रहे हैं? पक्ष है, निष्पक्ष है। नहीं हम निष्पक्ष हैं, लेकिन अब कोरोना काल जो हर किसी के लिए एक दर्दनाक बात मेरी पूरी कर लूं। देखिए, लोग दिल्ली से लेकर के कलकत्ता तक रोडों पे उनके पाँव में छाले पड़ गए, सरकार ने व्यवस्था नहीं की। ठीक 20 दिन पहले सरकार के चुनाव के दौरान लगभग 125 बसें। गलतफहमी नहीं फैलाइए, गलतफहमी नहीं फैलाइए, मेरा ये कहना है, गलतफहमी नहीं जी। देखिए, मैं मुन्ना भाई ने हम पर बहुत एलिगेशन लगा दिए कि हमने 54 लाख आदमी मार दिए, ये कर वो कर। अगर एक मिनट, अगर हम सब कुछ गलत करते हैं तो लोकतंत्र में फैसला किसका सर्वोपरि होता है? जनता का। और जनता ने हमको बार बार जिताया है। आप पर विश्वास नहीं है? 35 साल से आपको गड्ढे में फेंक रखा है और हमको जिताते जा रहे हैं हमारे कर्मों के दम पर, और जीतते रहेंगे। कर्मों के दम पे नहीं, ज्ञानेश कुमार के दम पे। अभी भी सच बोलिए, पानी पिलाइए मित्र को। ज्ञानेश कुमार के दम पे इनकी सरकार। कोर्ट चाहिए ना, सबूत है, कोर्ट चाहिए। मैं कह तो रहा हूँ, कोर्ट चाहिए। बिल्कुल, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। कोर्ट किसका है सबको पता है। मैं कोर्ट के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाह रहा। एक चीज बताइए, आप लोग कोर्ट में जाते हैं, बोलते हैं आधार कार्ड को आप 12वें में आईडी प्रूफ में ले आइए, कोर्ट ला देता है, ठीक है। उसके बाद भी आपको कोर्ट ने अभी सोनिया गांधी, राहुल गांधी को रामजेवरी कोर्ट ने राहत दी, उसके बाद भी कोर्ट पे आपको एक शंका है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? अभी राहत दी है उन्होंने, चार्जशीट जो दाखिल की गई थी इसमें सुनवाई से इनकार कर दिया, राहत ही है ना। मैं तो कह रहा हूँ उसको राहत नहीं कहते, उसे कह सकते हैं कि सरकार की मजबूरी हुई कि सरकार कोई एविडेंस, मतलब चिट भी आपकी, पढ़ भी आपकी, नहीं चिट भी आपकी, 15 मिनट माइक इधर 10 मिनट रहता, इधर 15 मिनट रहता, 2 मिनट आप नहीं देते। मैं कह रहा हूँ सरकार के पास कोई सबूत मिला नहीं। सरकार ने लास्ट में कोर्ट ने कहा कि सबूत के अभाव में मैं इनको छोड़ रहा हूँ। ज्ञानेश का आशीर्वाद, ज्ञानेश कुमार का आशीर्वाद है, ज्ञानेश कुमार का आशीर्वाद है। कोर्ट जाते हैं। मैं भी कांग्रेस के लिए एक लाइन कहना चाहता हूँ, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। इनकी पार्टी बिल्कुल बर्बाद है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि शर्जील इमाम का सपोर्ट करना है या नहीं करना है, ये देशद्रोही का समर्थन करने की बात
बात कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है फिर ये बोलते हैं कि ईवीएम हैक हो गई, वोट चोरी हो गई। भैया इस देश की जनता के दिमाग है कि वो देश की जनता राष्ट्रवादी है, उनको समझ में आ गया है कौन इस देश के लिए अच्छी पार्टी है, कौन बुरी पार्टी है। इसीलिए इस देश की जनता बीजेपी के पक्ष में वोट करती है, क्योंकि उनको समझ में आ गया ये पार्टी इस देश को आगे लेके जाएगी। आपकी पार्टी तो कभी देशद्रोहियों को समर्थन कर देती है, कभी पाकिस्तान जाके बोलती है कि सरकार बनवा दीजिए हमारी, कभी कहीं जाके बोलती है। महाराष्ट्र में तो अब चुनाव ही नहीं हो रहा। अच्छा, महाराष्ट्र में सीधा हो रहा है कि भाई अगर कोई भी कैंडिडेट किसी भी दल का है, आप सीधा बैठ जाओ, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो ईडी, सीबीआई, नहीं तो लास्ट में नरेंद्र मोदी जी यही वजह है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आ गए हैं क्या? यही है क्या, ठाकरे ब्रदर साथ आ गए कि अब तो अकेले हम निपट नहीं पाएंगे और महागठबंधन यहाँ पर खत्म? हाँ किरण जी, देखिए यहाँ पर जो बातें हो रही हैं युवाओं को और मेरे साथियों को लेकर कोई बात नहीं हो रही, जो रोजगार की बात होनी चाहिए। और देखिए बात एक और भी है, यहाँ पे बांग्लादेश की बात हुई, हिंदू भाइयों के साथ जो हुआ पीस पार्टी को, हाजी नाजिम को बड़ा दुख है। लेकिन इंदौर में दूषित पानी पीने से मेरे भाई मर गए, उनके लिए इनको कोई दुख नहीं है। ये है इनका चेहरा कि बांग्लादेश की तो बात करेंगे, लेकिन जो मेरे अपने भारत के अंदर जो मेरे अपने भाई गुजर गए हैं उनके बारे में बात नहीं होगी। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ये देश सब है ना, देश विरोधी नारे बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर कोई देश विरोधी नारे अगर देने की बात करता है तो उसको मैं बताना चाहता हूँ कि भारत के अंदर एक शासन है, प्रशासन है, संविधान है। इंडिया डेली के माध्यम से एक बार पहुंचा दीजिए समाजवादी पार्टी को कि नदवी पे कार्रवाई कर दे, बता दे। हाँ देखिए, मैं पीस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं पीस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैं आपके बीजेपी पे इतने आरोप लग सकते हैं, आपके पेट में बहुत दर्द होने लगता है। सुन लीजिए, मैं कहता हूँ इंडिया डेली के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ का गठबंधन टूट जाएगा, नहीं बोलेंगे, नहीं वंदे मातरम बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। किरण जी, हमें दुख है इंदौर के लोगों का, लेकिन हम इंदौर के लोगों का भी दुख है, मैं बांग्लादेश के लोगों का भी दुख है, लेकिन ये क्या है, बौद्धिक स्लीपर सेल है, ये बौद्धिक, अरे डिबेट नहीं थी इंदौर में, इंदौर में डिबेट की बात करते हैं, ये बौद्धिक स्लीपर है, ये बौद्धिक स्लीपर सेल है, इस बौद्धिक स्लीपर सेल है, ये देश के इनको उजागर करना होगा। देखिए बांग्लादेश में जिस दीपचंद हिंदू की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है, ऐसे सैकड़ों दीपचंद। चलिए, वक्त की कमी है, माफी चाहूंगी, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी, लेकिन आप सभी जनता का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और ये जबरदस्त